स्टूडेंट्स, ईपी बोर्ड में जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो 3 मार्क्स का होता है और 3 मार्क्स में इस क्वेश्चन का आंसर लगभग आपको 30 से 40 शब्दों में देना होता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? जी, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पूछे जाते हैं जिसका आंसर आप बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते, कम से कम लेकिन सही आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, अपने मार्क्स इजी मिल जाएंगे। तो मैं आपके इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जिससे आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। चलिए 1 to 1 हम उन क्वेश्चन की बात करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 1 है, बजट रेखा को परिभाषित कीजिए। यह दाईं ओर कब खिसकता है? तो बजट रेखा क्या है? देखिए कंप्लीट आंसर है। बजट रेखा या कीमत रेखा, एक ही नाम है दोनों, दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करती है जो उपभोक्ता अपनी दी हुई आय एवं वस्तुओं की वर्तमान कीमत के आधार पर खरीद सकता है। ठीक है, तो इसकी दो कारण हैं, एक है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर, दूसरा है वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर। क्वेश्चन नंबर 2, मांग की कीमत लोच ज्ञात करने की आनुपातिक रीति का फार्मूला बताइए। तो आनुपातिक रीति का फार्मूला क्या है? यहाँ पर मांग की कीमत लोच इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी। देखिए इस तरह लिख सकते हैं इसको, ई डी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी अपॉन पी। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों ही सही है क्योंकि डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये बन जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं बताइए। समष्टि अर्थशास्त्र की सीमा में दो इसकी है। सबसे पहला है सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास उत्पन्न होता है। मतलब जो व्यक्तिगत स्तर पर सही होता है जरूरी नहीं है वो सामूहिक स्तर पर सही हो। जैसे अगर एक व्यक्ति बचत करता है तो सही है, लेकिन अगर देश का हर व्यक्ति बचत करने लग जाए तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? तो ये सही नहीं है। तो व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना की जाती है, यहाँ पर केवल सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाइयों की नहीं। ये दो प्रमुख इसकी सीमाएँ हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्व व्यय में किन्हीं 3 मदों के नाम लिखिए। राजस्व व्यय की मदें कौन कौन सी है? सरकारी कर्मियों का वेतन, व्यय का भुगतान, पेंशन एवं सरकारी कार्यालयों का। बस राजस्व व्यय होता है कि ऐसे व्यय जिससे सरकार की संपत्तियां ना बढ़ती हैं ना दायित्व कम होते हैं। ठीक है, अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद लिखिए। अल्पकाल का अर्थ होता है अति अल्प अवधि का समय, अर्थात कम से कम 1 वर्ष से कम अवधि, और दीर्घकाल का अर्थ होता है ऐसी अवधि जो 1 साल से ज़्यादा का होता है। क्वेश्चन नंबर 6, पैमाने के प्रतिफल का अर्थ लिखिए। दीर्घकाल में उत्पत्ति के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन करने से उत्पादन में भी परिवर्तन होता है। इसे ही पैमाने के प्रतिफल का नियम कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे लिखना है, बदलाव आप बढ़ना नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वस्तु किसे कहते हैं? थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक ध्यान में रखिएगा, आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। सार्वजनिक वस्तु किसे कहते हैं? सामूहिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उन्हें सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पार्क हो गया, ठीक है ना, रोड हो गए, शौचालय हो गए, ये सब सार्वजनिक वस्तु की कैटेगरी में आते हैं जिनका उपयोग सार्वजनिक रूप से सारे लोग करते हैं एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, औसत संप्राप्ति वक्र किसे कहते हैं? औसत संप्राप्ति मतलब AR, एवरेज रेवेन्यू। किसी वस्तु की प्रति इकाई कीमत को औसत संप्राप्ति कहते हैं, और जब औसत संप्राप्ति को किसी वक्र के थ्रू दर्शाया जाता है, ठीक है ना, उसे औसत संप्राप्ति वक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में मुख्य अंतर बताइए। वैसे आपको इस ऊपर मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, यहाँ पर इंग्लिश टर्म आ गया, आपने इसकी हिंदी में बारे पढ़ा रखा होगा पहले से ही। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समग्र इकाई का अध्ययन किया जाता है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन होता है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण है राष्ट्रीय आय, बजट, आय एवं रोजगार, विदेशी विनिमय, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण है एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक वस्तु की कीमत निर्धारण आदि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, अर्थशास्त्र में उत्पादन के अर्थ को परिभाषित कीजिए। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है? आप उत्पादन से क्या समझते हैं? अर्थशास्त्र के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि या उसके मूल्य में वृद्धि करने को ही उत्पादन कहा जाता है। जैसे एक बढ़ई क्या होता है, लकड़ी के रूप में परिवर्तन करता है, उसको जो है यूजफुल कुर्सी या टेबल या किसी तरह परिवर्तित करता है, तो उसने क्या किया? मूल्य का सृजन किया, उपयोगिता में वृद्धि की, इसे ही उत्पादन किया जाता है, कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्पादन फलन की परिभाषा दीजिए। उत्पादन के साधनों एवं उत्पादन मात्रा के बीच फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12, सीमांत लागत का क्या अर्थ है? वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन के लिए जो अतिरिक्त व्यय करनी पड़ती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, औसत लागत और सीमांत लागत के बीच किस प्रकार संबंध पाया जाता है? उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ औसत लागत और सीमांत लागत दोनों में कमी आती है। जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत उससे अधिक तेज़ी से घटती है। ठीक है, ये दोनों में। और दूसरी बात, औसत लागत और सीमांत लागत दोनों की गणना जो है कुल लागत से की जाती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14, भू राजस्व की व्याख्या कीजिए। भू राजस्व किसे कहते हैं? खेती यानी कि उपजाऊ वाले ज़मीन। खेती या उपजाऊ वाले ज़मीन और निवास करने वाले भूमि पर लगाया जाने वाला सरकारी कर भू राजस्व कहते हैं, यानी कि भूमि पर लगाया जाने वाला कर, जिस पे आप खेती करती हो या कोई दूसरा काम करते हो या फिर अपना घर बनाए हो, उस पर जो टैक्स पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य उत्पाद शुल्क पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्पाद शुल्क या आबकारी एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में विनिर्माण की जाने वाली उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होती है। यह विनिर्माण पर लगाया गया कर है जो विनिर्माता द्वारा अदा किया जाता है, जो अपने कर भार ग्राहकों पर डाल देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्व व्यय से आप क्या समझते हैं? सरकार के ऐसे व्यय जिनसे ना तो सरकार की संपत्तियों का निर्माण होता है, ना ही उसके दायित्वों में कमी होती है, ऐसे व्यय को हम राजस्व व्यय कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सैलरी दे दिया जाए, उस ऊपर एक क्वेश्चन आया था ऐसे ही, जैसे सैलरी देना, ठीक है ना, ऋणों का ब्याज का भुगतान करना, ऐसे व्यय को हम राजस्व व्यय की कैटेगरी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में परिवार नियोजन के क्या उद्देश्य हैं? भारत में परिवार नियोजन के प्रमुख उद्देश्य है बाल विवाह को रोकना, पहले जन्म के समय आयु में देरी करना, या 2 जन्मों के बीच अंतर को बढ़ावा देना। ठीक है, परिवार नियोजन के उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 18, आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी का महत्व बताइए। आर्थिक योजनाओं के क्रियान्वयन एवं संचालन में सांख्यिकी आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। बिना आंकड़ों के नियोजन नहीं हो सकता। पहले देखना पड़ता है पहले जो नियोजन किया गया उसका रिजल्ट क्या हुआ और आगे किस तरह से नियोजन को और ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, पूर्ति की लोच मापने की विधियाँ समझाइए। पूर्ति लोच मापने की 2 प्रमुख विधियाँ हैं। एक है आनुपातिक विधि या जिसको हम प्रतिशत विधि भी कहते हैं। इस रीति के अंतर्गत पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत में कीमत के आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन का भाग दिया जाता है। इसका मतलब वह फार्मूला होता है ED इक्वल टू पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाई कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, या फिर इसी की जगह हम इस फार्मूला का यूज़ करते हैं, अभी जो ऊपर बताया था मैंने, डेल्टा Q अपन Q मल्टीप्लाई बाई P अपन डेल्टा P। जबकि दूसरा मेथड है बिंदु रेखीय या रेखा गणितीय रीति। इस विधि से हम किसी भी बिंदु पर पूर्ति की लोच की माप उसे रेखा में प्रदर्शित करके ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें क्रेता और विक्रेता बड़ी संख्या में समरूप वस्तुओं का विनिमय करते हैं। उनको बाजार की अवधि का पूर्ण ज्ञान होता है तथा कीमत की प्रवृत्ति समस्त बाजार में एक समान होती है। क्वेश्चन नंबर 21, बाजार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बाजार की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। नंबर 1, बाजार का अर्थ स्थान से नहीं बल्कि एक क्षेत्र से होता है। बाजार किसी वस्तु विशेष का होता है। बाजार में वस्तु के क्रेता और विक्रेता मौजूद होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, वस्तु की एक निश्चित कीमत प्रचलित होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, एक साधन के प्रतिफल का क्या आशय है? एक अल्पकालीन उत्पादन फलन की अवधारणा है जिसके अंतर्गत उत्पादन के बाकी साधनों को स्थिर रखकर केवल एक साधन में ही परिवर्तन किया जाता है, जिससे वस्तु की उत्पादन मात्रा में भी परिवर्तन होता है। इसे एक साधन प्रतिफल का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अवसर लागत क्या है? किसी वस्तु, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये बासु लिखा गया है, किसी वस्तु की अवसर लागत वो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन उन्हीं साधनों द्वारा उसी लागत पर उस वस्तु के विकल्प के रूप में करता, मतलब एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु का उत्पादन करना है और जिससे पहले वस्तु की मात्रा में जो भी कमी आती है उस कमी की मात्रा को अवसर लागत का नाम दिया गया। ऑपर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं इंग्लिश में।
क्वेश्चन नंबर 24, कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम से क्या तात्पर्य है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर 2 बार लिख गया है, ठीक है, एक ही बार होगा। कुल आगम और औसत आगम से क्या तात्पर्य। कुल आगम किसी वस्तु की सभी इकाइयों की बिक्री से प्राप्त आय को कुल आगम कहते हैं, ठीक है ना। मतलब जितनी उत्पादन की इकाइयाँ हैं वो सारी बिक गई, उससे जो भी पैसे मिले उसे कुल आगम कहते हैं। और वस्तु की प्रति इकाई कीमत को औसत आगम कहते हैं। मतलब कुल आगम जो भी मिला उसे एक वस्तु की इकाइयों से भाग कर देंगे तो जो भी प्राप्त होगा उसे औसत आगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आर्थिक समस्या को चुनाव की समस्या क्यों कहते हैं। देखिए, मनुष्य की आवश्यकता असीमित होती है और साधन सीमित होते हैं। सीमित साधनों के विभिन्न विकल्प भी मौजूद होते हैं जिनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना होता है, जिससे मनुष्य की अधिकतम, ठीक है ना, ये मिसप्रिंट हुआ है टाइपिंग में, हिंदी टाइपिंग में यही दिक्कत है, बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है। अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। वास्तव में यही आर्थिक समस्या है और इससे सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना होता है और इसे चुनाव की समस्या कहते हैं, ठीक है ना। और आर्थिक समस्या है ये, और आर्थिक समस्या को ही चुनाव की समस्या का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, उपभोक्ता संतुलन का क्या अर्थ है, इसकी मान्यताएं लिखिए। एक ऐसी स्थिति जिसके अंतर्गत उपभोक्ता अपनी आय को किसी वस्तु पर व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, उसे हम उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। उपभोक्ता संतुलन की कुछ मान्यताएं हैं। नंबर 1, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। उपभोक्ता की आदत और रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता में व्यय करने की तत्परता बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, मांग और पूर्ति कैंची के 2 फलक है, इस कथन के मूल निर्धारण से संदर्भ में व्यक्त कीजिए। जिस प्रकार किसी वस्तु को काटने के लिए कैंची की दोनों फलकों का होना अनिवार्य है और दोनों के धार से ही वो कपड़ा कटता है, कोई वस्तु कटती, उसी प्रकार के किसी वस्तु के निर्धारण के लिए वस्तु की मांग का और पूर्ति का होना अति आवश्यक है। जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति दोनों ही आपस में बराबर हो जाते, उसी बिंदु पर कीमत का निर्धारण होता है। बिल्कुल ठीक इस तरह जैसे कैंची काम करता है। देखिए, ये हो गया मांग वक्र और ये हो गया पूर्ति वक्र। जिस बिंदु पर दोनों मिलेंगे उसी बिंदु पर कीमत का निर्धारण होता है और वही वस्तु की मात्रा को बताता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, एकाधिकारी बाजार की कीमत कैसे निर्धारित होती है। एकाधिकारी मतलब जहाँ पर एक ही विक्रेता होता है वस्तु का। एकाधिकारी वस्तु की कीमत का निर्धारण एकाधिकारी स्वयं करता है। एकाधिकारी अधिक लाभ कमाने के लिए वस्तु की कीमत अधिक रखना चाहता है, किंतु यदि अधिक मात्रा का विक्रय करना चाहता है तो वस्तु की कीमत कम से कम रखना पड़ता है उसे, क्योंकि अधिक कीमत कर देकर लोग खरीदना बंद कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 29, ब्याज दर कैसे निर्धारित होती है। ब्याज दर का निर्धारण बाजार में ऋण की मांग और ऋण की पूर्ति के आधार पर होता है। जिस बिंदु पर ऋण की मांग और पूर्ति, देखिए मिसप्रिंट है यहाँ पर, जिस बिंदु पर ऋण की मांग और पूर्ति आपस में समान हो जाती है उसी बिंदु पर ब्याज का निर्धारण हो जाता है। आपूर्ति वक्र को खिसका सकने वाले 3 कारक बताइए जिससे पूर्ति वक्र में परिवर्तन आता है। तो उसके फॉर्मूले है, साधनों की कीमत में परिवर्तन होना, तकनीक में परिवर्तन का होना और स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होना। इन तीनों ही स्थिति में पूर्ति वक्र अपनी जगह से खिसक जाती है। पूर्ति में परिवर्तन के क्या कारण है। देखिए, पूर्ति वक्र का खिसकना और पूर्ति में परिवर्तन, ठीक है ना। तो पूर्ति में परिवर्तन कारक है नंबर 1, वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होना, विक्रेताओं की संख्या में परिवर्तन होना और उत्पादन के साधनों की कीमतों में परिवर्तन होना। एक ही चीज़ है, दोनों क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 32, पूर्ति की कीमत लोच को परिभाषित कीजिए। वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण वस्तु की पूर्ति की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बीच जो अनुपातिक संबंध होता है उसे पूर्ति की कीमत लोच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एक वस्तु की बाजार मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों को बताइए। तो वस्तु की बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक है वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमतें, निकट भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना होना। क्वेश्चन नंबर 34, गिफिन के विरोधाभास को संक्षेप में समझाइए। गिफिन का विरोधाभास क्या है। गिफिन वस्तु ये वह वस्तु है जिसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात इस वस्तु की कीमतों में कमी होने से मांग में
कमी होने लगती है और कीमतों के बढ़ने से मांग बढ़ने लगती है, जो कि मांग के नियम के विपरीत है। इसीलिए इसे गिफिन का विरोधाभास के रूप में जानते हैं, क्योंकि घटिया वस्तुएं होती हैं, घटिया वस्तुओं की कीमत और कम होगी तो लोग समझते हैं और घटिया है तो उसको खरीदना बंद कर देंगे, और इन्हीं वस्तुओं की कीमत बढ़ गई तो इसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है, लोग मानने लगते हैं, उसकी मांग बढ़ जाती है, इसलिए इसको विरोधाभास बोलते हैं। मांग के नियम की क्या अपवाद है? जहां मांग का नियम लागू नहीं होता है। मांग के नियम के अपवाद है गिफिन वस्तुएं, मौसम में परिवर्तन का होना, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं और फैशन से संबंधित वस्तुएं, ठीक है ना, जहां पर कीमतों का असर नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 36, व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत और सूक्ष्म आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, वस्तु की कीमत का निर्धारण आदि। इन्हें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विनिमय किसे कहते हैं? विनिमय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय या आदान प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, एक अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख केंद्रीय समस्याएं क्या है? अर्थव्यवस्था की अगर 3 प्रमुख केंद्रीय समस्याओं की बात करें तो नंबर 1, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। नंबर 2, उत्पादन कैसे किया जाए, और नंबर 3, उत्पादन किसके लिए किया जाए। क्वेश्चन नंबर 39, मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं? किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बीच अनुपातिक संबंध को मांग की कीमत लोच कहते हैं। मांग की आय लोच से क्या समझते हैं? उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे अनुपातिक संबंध को मांग की आय लोच। देखिए, कीमत लोच और आय लोच अलग अलग है। कीमत लोच में कीमत में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होता है, जबकि आय लोच में वस्तु की आय में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, पैमाने के प्रतिफल और साधन के प्रतिफल में अंतर समझाइए। तो एक तरफ पैमाने के प्रतिफल है, दूसरी तरफ साधन के प्रतिफल है। इन दोनों में अंतर की बात करते हैं तो पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन उत्पादन फलन है, जबकि साधन के प्रतिफल का संबंध अल्पकालीन उत्पादन फलन से होता है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों को समान अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, जिससे उत्पादन का पैमाना बदल जाता है, जबकि साधन के प्रतिफल के उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखा जाता है और कुछ साधनों में ही परिवर्तन होता है, जिससे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 42, समष्टि अर्थशास्त्र की विषयमाला लिखिए। ऊपर भी आप लिख चुके हैं एक बार, दोबारा एक ही क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, ठीक है ना, फिर भी बता देते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख सीमाएं हैं, इसमें अर्थव्यवस्था की छोटी से छोटी चरों का अध्ययन नहीं किया जाता है। नंबर 2, इसमें व्यक्तिगत व्यवहारों और सामूहिक व्यवहारों का विरोधाभास उत्पन्न होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, आय का चक्रीय प्रवाह समझाइए। उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के प्रवाह के फलस्वरूप साधन आय का सृजन होता है। उत्पादन आय को, आय व्यय को, फिर व्यय उत्पादन को जन्म देता है। इस प्रकार उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत सृजित आय के चक्रीय प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, व्यक्तिगत आय क्या है? व्यक्तिगत आय से आशय उस आय से है जो किसी देश में 1 वर्ष की अवधि में व्यक्तियों अथवा परिवारों द्वारा वास्तविक रूप में विभिन्न कटौतियों को काटने के बाद प्राप्त होती है। व्यक्तिगत आय इक्वल टू होता है राष्ट्रीय आय माइनस निगम कर माइनस अवितरित व्यावसायिक लाभ माइनस सामाजिक सुरक्षा में होने वाला अंशदान प्लस अंतरण भुगतान। ये फार्मूला होता है, फार्मूला जरूर लिखिएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म की साम्य की आवश्यक दशाएं स्पष्ट कीजिए। फर्म के साम्य की आवश्यक दशाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1, सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होनी चाहिए, यानी कि MR इक्वल टू MC। और दूसरा है MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटता हुआ होना चाहिए। विद डायग्राम समझ लीजिए, ठीक है ना। ये बाजार है, ये है हमारा MR वक्र और ये होना चाहिए MC वक्र नीचे से, यानी कि ये वाला 2 पॉइंट पे आपस में बराबर हो रहे हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट नहीं होगा क्योंकि नीचे को बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर वाला पॉइंट वाला, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है साम का पॉइंट होगा। पूर्ति अनुसूची और पूर्ति वक्र को स्पष्ट कीजिए। पूर्ति अनुसूची यानी कि पूर्ति तालिका, किसी वस्तु को उसी विभिन्न कीमतों पर बेची जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को पूर्ति तालिका कहते हैं, जबकि पूर्ति वक्र पूर्ति अनुसूची को जिस रेखा के द्वारा वक्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है उसे पूर्ति वक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, पूर्ति के नियम के बाद जहाँ पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। नंबर 1, कृषि पदार्थों में लागू नहीं होता, नीलामी द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं में और भविष्य में कीमत में होने वाले परिवर्तन पर। और लास्ट क्वेश्चन है, सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है? सीमांत प्रतिस्थापन दर उस
उत्पाद की मात्रा को इंगित करती है। जब एक उपभोक्ता दूसरे उत्पाद के संबंध में उपभोग करने के लिए तैयार है, जब तक कि नया उत्पाद समान रूप से संतुष्टि पैदा कर रहा हो, उसे हम सीमा प्रतिस्थापन दर कहते हैं। ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, 1 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और पेपर दीजिए। थैंक यू एवरीवन। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।